1985 में जौनपुर में 10 बीघे जमीन का मुकदमा शुरू हुआ चकबंदी अधिकारी के यहां, जिसको सीओ कहते हैं, और वो मुकदमा 39 साल बीत चुके हैं, अभी भी सीओ के यहां चल रहा है, जौनपुर के चकबंदी अधिकारी के यहां चल रहा है। इसके बाद एसओसी के यहां अपील होगी, एसओसी के बाद डीडीसी के यहां अपील होगी, डीडीसी के बाद चकबंदी कमिश्नर के यहां अपील होगी, चकबंदी कमिश्नर के बाद हाई कोर्ट में अपील होगी, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील होगी। अभी मुकदमा लगभग 40 साल होने वाले हैं, सबसे निचले पायदान पे है। अभी इसके बाद एसओसी, डीडीसी, चकबंदी कमिश्नर, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बाकी है। जब ये 1985 में मुकदमा शुरू हुआ, उस समय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, उसके बाद वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री बने, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, गुजराल साहब प्रधानमंत्री बने, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री बदलते रहे, 1985 के बाद 9 प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन मुकदमा अभी भी वो सबसे निचले पायदान पे सीओ के यहां चल रहा है 40 साल से। 1985 के बाद 9 राष्ट्रपति हुए। जब यह मुकदमा शुरू हुआ 1985 में जौनपुर में, उस समय ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे, उसके बाद आर वेंकट रमन साहब आए, उसके बाद शंकर दयाल शर्मा जी आए, फिर के आर नारायणन साहब आए, फिर अब्दुल कलाम साहब आए, फिर प्रतिभा पाटिल जी आई, फिर प्रणब मुखर्जी साहब राष्ट्रपति बने, फिर रामनाथ कोविंद जी प्रधानमंत्री बने, अभी द्रौपदी मुर्मू जी प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है। लेकिन मुकदमा आज भी वहीं चकबंदी अधिकारी के यहां चल रहा है। तारीख पे तारीख हो चुकी है, लगभग 400 तारीख मिल चुकी है, 40 साल में 400 तारीख पड़ चुकी है, लेकिन मुकदमा डिसाइड नहीं हो रहा है। 10 बीघे जमीन का मुकदमा है, वसीयत का मुकदमा है, केवल यह डिसाइड होना है कि किसकी वसीयत असली है, किसकी वसीयत नकली है, इतना डिसाइड होना था। जब यह मुकदमा शुरू हुआ तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे पीएन भगवती साहब 1985 में। उसके बाद भगवती साहब के बाद आरएस पाठक साहब सीजेआई बने, उसके बाद ईएस वेंकट रमैया साहब सीजेआई बने, फिर सब्यसाची मुखर्जी साहब सीजेआई बने, फिर रंगनाथ मिश्रा जी सीजेआई बने, फिर कमल नारायण सिंह साहब बने सीजेआई, फिर एमएच कानिया साहब बने सीजेआई, फिर एलएम शर्मा साहब बने सीजेआई, फिर वेंकट चलैया साहब बने सीजेआई, फिर अहमदी साहब बने सीजेआई, फिर वर्मा जी बने सीजेआई, फिर पुंछी साहब बने सीजेआई, फिर आनंद साहब बने, फिर आनंद भरूचा साहब, फिर कृपाल साहब, फिर पटनायक साहब, फिर वीएन खरे साहब, फिर राजेंद्र बाबू साहब, फिर लाहौटी साहब, उसके बाद सबरवाल जी, उसके बाद बालकृष्णन जी, उसके बाद कपाड़िया साहब, उसके बाद कबीर साहब, उसके बाद सथाशिवम जी, उसके बाद लोढ़ा साहब, उसके बाद दत्तू जी, उसके बाद ठाकुर साहब, उसके बाद खेहर जी, उसके बाद मिश्रा जी, फिर गगोई साहब, फिर बोबडे साहब, फिर रमना साहब, फिर ललित साहब, फिर चंचूड़ साहब। तो 1985 में जब यह मुकदमा शुरू हुआ जौनपुर में, उसके बाद से 35 लोग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन चुके हैं, 9 लोग राष्ट्रपति बन चुके हैं, 9 लोग प्रधानमंत्री बन चुके हैं, और उसके बाद अब तक 9 लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। जब यह मुकदमा शुरू हुआ था, एनडी तिवारी साहब उस समय 1985 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उसके बाद वीर बहादुर सिंह जी मुख्यमंत्री बने, फिर मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बने, फिर कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री बने, मायावती जी बनी, रामप्रकाश गुप्ता जी बने, राजनाथ सिंह जी बने, अखिलेश यादव जी बने, अभी योगी आदित्यनाथ जी हैं। और इसमें कई लोग, कुछ तो ऐसे भी हैं जो 2-3 बार मुख्यमंत्री बने, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 2-3 बार प्रधानमंत्री बने। इसलिए मैं कहता हूं, डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती। अगर राष्ट्रपति बदलने से व्यवस्था में परिवर्तन आता तो अब तक ये मुकदमा डिसाइड हो जाता, लेकिन राष्ट्रपति तो बदलते गए, मुकदमा वहीं का वहीं चकबंदी अधिकारी के यहां। प्रधानमंत्री बदलते गए, मुकदमा वहीं चकबंदी अधिकारी के यहां। मुख्यमंत्री बदलते गए, लेकिन मुकदमा वहीं चकबंदी अधिकारी के यहां। गांधीवादी सरकारें आई, अंबेडकरवादी सरकार आई, समाजवादी सरकार आई, राष्ट्रवादी सरकार है, लेकिन मुकदमा चकबंदी अधिकारी के यहां। क्यों? क्योंकि डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती है, दवा बदलना पड़ता है। 5 करोड़ मुकदमों के कारण 25 करोड़ भारतीय टेंशन में है। 5 करोड़ मुकदमों के कारण 5 करोड़ परिवार टेंशन में है, और एक परिवार में एवरेज अगर 5 आदमी मान के चलिए तो 25 करोड़ भारतीय टेंशन में है। और ये 5 करोड़ मुकदमे तो हाई कोर्ट में चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहे हैं। इसके पैरेलल 5 करोड़ और भी चल रहे हैं। वो 5 करोड़ चल रहे हैं तहसीलदार के यहां, एसडीएम के यहां, एडीएम के यहां, डीएम के यहां और कमिश्नर के यहां, जो रेवेन्यू वाले मुकदमे होते हैं। तो कुल 10 करोड़ मुकदमे चल रहे हैं। और दुर्भाग्य देखिए, इसके बाद 1985 के बाद इतने इलेक्शन भी हो चुके हैं, किसी भी इलेक्शन में
जुडिशियल रिफॉर्म किसी के मैनिफेस्टो में नहीं आया, जुडिशियल रिफॉर्म पे कभी संसद में चर्चा नहीं हुई, जुडिशियल रिफॉर्म पे न लोकसभा में चर्चा हुई न राज्यसभा में चर्चा हुई। इसके बाद इतनी बातें हुई, राष्ट्रवाद की बात, समाजवाद की बात, अंबेडकरवाद की बात, गांधीवाद की बात, लेकिन जस्टिस विद इन ईयर होना चाहिए, 1 साल के अंदर मुकदमा डिसाइड होना चाहिए, यह किसी के मैनिफेस्टो में नहीं आया। भारत में 1 नेशन 1 पुलिस कोड होना चाहिए, एक भारतीय पुलिस संहिता होनी चाहिए, एक पुलिस चार्टर होना चाहिए, 1 घंटे के अंदर एफआईआर हो, 1 महीने के अंदर जांच पूरी हो, इसके लिए एक पुलिस चार्टर हो। यह किसी के मैनिफेस्टो में नहीं आया, न लोकसभा में चर्चा हुई, न राज्यसभा में चर्चा हुई, न विधानसभा में चर्चा हुई। भारत में एक एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर हो कि तहसीलदार के लिए मैंडेटरी हो जाए कि उसको 1 साल के अंदर अपना मुकदमा ठीक खत्म करना ही करना है। एडीएम के लिए, एसडीएम के लिए, डीएम के लिए, कमिश्नर के लिए मैंडेटरी हो जाए कि आपके यहां जो रेवेन्यू का मुकदमा आया है, चकबंदी अधिकारी के लिए, एसओसी के लिए, डीडीसी के लिए, कि जो भी मुकदमा है आपको 1 साल के अंदर करके जाना है। कोई भी तारीख 1 सप्ताह से लंबी नहीं देनी है, 1-1 सप्ताह पे तारीख देना है और 5 तारीख, 6 तारीख, 8 तारीख, 10 तारीख के अंदर मुकदमा खत्म करना है। ऐसा हमने एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर बनाया ही नहीं। अग्नि बना लिया, ब्रह्मोस बना लिया, परमाणु बम बना लिया, बड़े बड़े एक्सप्रेसवे बना लिए, बड़े बड़े हाईवे बना लिए, लाखों करोड़ रुपए खर्च कर दिया, लेकिन 10-20 करोड़ या 100-200 करोड़ रुपए खर्च करके हमने जुडिशियल चार्टर नहीं लागू किया, जुडिशियल रिफॉर्म नहीं किया, घटिया कानूनों को नहीं बदला, एक जुडिशियल चार्टर नहीं बनाया कि जज के लिए 1 साल के अंदर मुकदमे का फैसला करना, उसके लिए मैंडेटरी किया ही नहीं है। अब आप सोचते होंगे कि इतने सारे केस पेंडिंग पड़े हुए हैं तो जज कैसे डिसाइड कर देंगे? अरे आराम से डिसाइड कर सकते हैं। एक सिटीजन चार्टर लागू करिए ना, झूठ बोलने को गंभीर अपराध घोषित करिए, झूठे मुकदमे को गंभीर अपराध घोषित करिए, झूठी गवाही को गंभीर अपराध घोषित करिए, झूठी शिकायत को गंभीर अपराध घोषित करिए और गलत फैसले देने पर गंभीर दंड का प्रावधान करिए। जैसे ही आप झूठ बोलने वालों के लिए 10 से 20 साल की सजा देने का कानून बनाएंगे, झूठी मुकदमे अपने आप वापस हो जाएंगे, झूठे एफआईआर अपने आप वापस हो जाएंगे, झूठी गवाही देने वाले अपनी गवाही वापस ले लेंगे। सीधी सी बात। भय बिन होय न प्रीत, सठे साठम समाचरित। भारत में झूठ बोलना पाप है, लेकिन झूठ बोलना अपराध नहीं है। इसीलिए झूठी शिकायत हो रही है, झूठे मुकदमे हो रहे हैं, झूठी गवाही हो रहे हैं और झूठे केस भी चल रहे हैं। भाई, ये जो 1985 में मुकदमा शुरू हुआ जौनपुर में, एक व्यक्ति कह रहा है कि जो मैंने वसीयत कराई ये ठीक है, दूसरा कह रहा है जो मैंने वसीयत कराई ये ठीक है। 40 साल बीत चुके हैं, दोनों में कोई एक तो झूठा है ना, एक सही एक झूठा है। अब झूठा वाला मुकदमा क्यों लड़ रहा है? क्योंकि उसको पता है कि ये साबित भी हो जाएगा कि मैं झूठा हूं तो मुझे दंड नहीं मिलेगा, मेरे ऊपर कोई पेनल्टी नहीं होगी। अगर हमने एक कानून बनाया होता कि जो झूठा मुकदमा करेगा, जो झूठी गवाही देगा, जो झूठा एफिडेविट फाइल करेगा और मुकदमे के बाद अगर यह पाया गया कि इस व्यक्ति ने झूठा केस किया है, उसको 20 साल के लिए जेल में डाल देंगे, तो यह मुकदमा होता ही नहीं। यह मुकदमा इसलिए हुआ है क्योंकि झूठ बोलना पाप तो है, लेकिन झूठ बोलना अपराध नहीं है। झूठी गवाही देना पाप तो है, लेकिन झूठी गवाही गंभीर अपराध नहीं है। झूठी वसीयत लिखाना पाप तो है, लेकिन झूठी वसीयत लिखाना गंभीर अपराध नहीं है। झूठे मुकदमे दर्ज कराना पाप तो है, लेकिन झूठे मुकदमे दर्ज कराना गंभीर अपराध नहीं है। तो एक सिटीजन चार्टर लागू किया होता, सिटीजन की ड्यूटी फिक्स किया होता कि प्रत्येक भारत नागरिक सच बोलेगा, झूठ से दूर रहेगा, ना झूठ बोलेगा, ना झूठी शिकायत करेगा, ना झूठा मुकदमा करेगा, ना झूठी गवाही देगा, और ऐसा देता है उसको 10 से 20 साल सजा होगी, तो झूठे केस बंद हो जाते। एक हमने पुलिस चार्टर लागू किया होता कि 1 घंटे के अंदर एफआईआर होना है, 1 महीने के अंदर जांच पूरी करनी है, अपने आप पूरी हो जाती। क्यों? क्योंकि जब झूठे केस बंद हो जाते तो एफआईआर कम हो जाती, एफआईआर कम हो जाती तो जांच करना आसान हो जाता। जजों के लिए बहुत आसान हो जाता, फटाफट हर हफ्ते एक जो है वो डेट देते और मुकदमा खत्म कर देते। सब कुछ संभव है, सोच बदलना पड़ेगा। और एक बात मैं बार बार कहता हूं, जैसे इसी केस में जौनपुर में 1985 में केस शुरू हुआ, उसके बाद 9 प्रधानमंत्री बदले, 9 राष्ट्रपति बदले, 9 उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बदले और 35 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बदले, लेकिन मुकदमा नहीं खत्म हुआ। क्यों? क्योंकि डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती है, शासक बदलने से समाधान नहीं, व्यवस्था नहीं बदलती, कानून बदलना पड़ता है। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, दल गुलामी छोड़िए, पार्टियों की गुलामी छोड़िए,
देश हित में, समाज हित में जुडिशियल रिफॉर्म की मांग करिए, पुलिस रिफॉर्म की मांग करिए, सिटीजन चार्टर लागू करने की मांग करिए। झूठे मुकदमों के कारण या लंबे मुकदमों के कारण हिंदू भी परेशान है, मुसलमान भी परेशान है, पारसी भी परेशान है, ईसाई भी परेशान है। झूठे मुकदमों के कारण ब्राह्मण भी परेशान है, क्षत्रिय भी परेशान है, वैश्य भी परेशान है, दलित भी परेशान है। झूठे मुकदमे के कारण गुजराती भी परेशान है, बंगाली भी परेशान है, तमिलियन भी परेशान है, कश्मीरी भी परेशान है। कानून घटिया है, इसलिए न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है, पुलिस व्यवस्था सड़ी हुई है, इसलिए मुकदमों का फैसला नहीं हो रहा है। कानून बदल जाएगा, कठोर दंड का प्रावधान होगा, फटाफट मुकदमे डिसाइड होंगे। एक साल के अंदर नहीं, मैं कहता हूं 6 महीने के अंदर मुकदमे डिसाइड हो सकते हैं। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, प्लीज 5000 फेसबुक फ्रेंड बनाइए और कड़वा सच लिखिए। पुलिस रिफॉर्म की मांग करिए, जुडिशियल रिफॉर्म की मांग करिए, इलेक्शन रिफॉर्म की मांग करिए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की मांग करिए, पुलिस चार्टर लागू करने की मांग करिए, जुडिशियल चार्टर लागू करने की मांग करिए, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर लागू करने की मांग करिए, सिटीजन चार्टर लागू करने की मांग करिए। यही समाधान है। नहीं तो पार्टियां आती रहेंगी, जाती रहेंगी, शासक बदलेंगे, मुख्यमंत्री बदलेंगे, प्रधानमंत्री बदलेंगे, राष्ट्रपति बदलेंगे, सीजीआई बदलते रहेंगे, लेकिन जमीनी हकीकत वैसे की वैसे रहेगी। जमीनी हकीकत पे कोई बदलाव नहीं आएगा।